अच्छा, पिछली वीडियो स्किप हो गई थी तो अब नेक्स्ट अगली यहीं से स्टार्ट करते हैं 5.9 से। कहता कि अमाउंट ऑफ द ₹20,000 इज़ ड्यू इन 3 मंथ्स, कि जो अमाउंट ऑफ रुपीज़ कितनी है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 20,000 है, ठीक है। अब वो सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, वो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू 20,000 है। इसमें फ्यूचर वैल्यू मेरे पास क्या है, 20,000 आ गई। वो कहता था प्रेजेंट वैल्यू इफ़ इट इंक्लूड, कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो अगर सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 8% है, आर कितना है 8%। तो आपको मेरे ख्याल से फार्मूला बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने का फार्मूला, इसमें आप कोई भी फार्मूला वैल्यूज में फार्मूला पुट करें और आंसर आपके पास आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आप खुद ही कर लीजिए, फार्मूला पुट करना है। अच्छा, एक और चीज़, अब जहां भी आपको पेपर के अंदर अमाउंट 2 का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब गारंटेड बात है कि वो क्या हमारे पास है, फ्यूचर वैल्यू। उसके अंदर 95% चांस है कि वो वैल्यू कौन सी होगी, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू होगी, अमाउंट 2 का लफ्ज यहाँ यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है 5.10 एमसीक्यूज। 5.10 कहता है कि सम ऑफ द मनी वुड अमाउंट टू, अभी बोला ना कि अमाउंट 2 का जहां लफ्ज आ जाए तो वो मेरे पास क्या होता है, मेरी फ्यूचर वैल्यू। 5.10 फ्यूचर वैल्यू इसमें उसने क्या दे दी, फ्यूचर वैल्यू उसने दे दी 6200, ठीक है। देन वो कहता है इन 2 ईयर्स, टी मेरे पास क्या ऑप्शन दे दिया, या एन 2 ईयर्स। ये एमसीक्यू थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी है। एंड 7400 इन 3 ईयर्स। अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू 1 है और ये n1 है। देन फ्यूचर वैल्यू 2 7400 और नंबर सेकंड है, वो कितना टाइम पीरियड दिया है, वो मुझे दे दिया 3 ईयर्स का, ठीक है। कहता था प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और कहता प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो और रेट ऑफ द इंटरेस्ट फाइंड करके मुझे ज़रा बता दो। तो भी हम इसको बताते हैं। अच्छा जी, डाटा आपके पास जस्ट अभी ये है और ये डाटा गिवन है आपके पास, ठीक है। तो अब इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले से 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 6200, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा कि लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू, मैं प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर लूँगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट लिख लूँगा, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, आर टी मेरे पास क्या है 2, तो 1 प्लस 2r, ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन। देन 7400 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 3r, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करवा दूंगा। तो इन दोनों को हम करवाएंगे आपस में डिवाइड। 7400 को डिवाइड कराया 6200 पे, p इंटू 1 प्लस 3r को और p इंटू 1 प्लस 3r को, p से p कैंसल, 0 से 0 कैंसल। तो अब सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है हमने। तो कैलकुलेशन करके मेरे पास जो मेरा r आ जाता है वो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर में सोल्व कर रहा हूँ। r मेरे पास आ गया 31.15%, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा r आ गया। अच्छा, अब इस चीज से आपने क्या करना है, इस r को पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट इक्वेशन, आपके पास p भी आ जाएगा, तो ये एमसीक्यू आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास 5.11 क्या कहता है, अ सम ऑफ द मनी वुड बी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कहता है कि जो सम ऑफ द मनी है वुड बी डबल होती है 10 ईयर्स के अंदर, ठीक बात उसने की। फिर कहता था नंबर ऑफ द ईयर्स इट वुड बी 4 टाइम्स। क्या कह रहा है कि जो द नंबर ऑफ द ईयर्स हों क्या हो जाए, कहता इट वुड बी 4
अच्छा, इसमें वही आपका एमसीक्यू, जैसा आपका एमसीक्यूज नंबर, आई थिंक आपका एमसीक्यू नंबर 5.6 था, तो ये भी सेम वैसा ही है। अगर आपकी 10 सालों के अंदर, जो हमने चेक कर लिया था कि 10 सालों के अंदर क्या हो रही है, डबल्ड हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब 20 सालों के अंदर क्या होगी, इसका डबल क्या होगा, वो तो 4 टाइम्स ही होगा ना। तो इसका सिंपल आंसर है 20 ईयर्स। ओके, तो 5.12 अब हम स्टार्ट करते हैं। 5.12 कहता है टोटल ऑफ द रुपीज 14,000 इज इन्वेस्टेड। अच्छा, इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, जब इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए, सिंपल है, इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, अच्छा इन्वेस्टेड का वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, फिर उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या होगी, 14,000 फॉर अ ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, पार्ट एट 5%, ये एमसीक्यूज काफ़ी समझने वाला है, थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए अब इस पर हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे। वो क्या कहता है, कहता है कि पार्ट एट द 5% एंड रेस्ट एट 6%। कहता है कि अब हमने क्या किया इसको, अच्छा इसमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 मेरे पास क्या आ गया है, कितना आ गया, 5%, ठीक हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या आ गया, 5%, डन है। अच्छा, फिर वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% भी है। कहता इफ ₹740 इज द टोटल इंटरेस्ट। अभी हम इस चीज को छोड़ेंगे, अभी हम जस्ट ये लिखेंगे कि मेरे पास टोटल इंटरेस्ट क्या है। मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 740। कहता 740 रुपये टोटल इंटरेस्ट आया है अगर हमने 14,000 इन्वेस्ट किया है। 14,000 जो इन्वेस्ट किया है ना, उसमें कहता है कि जो 5% है वो हिस्सा बना है और जो 6% है वो बाकी है, ठीक है। 6% क्या हुआ मेरे पास, जो बाकी अमाउंट है 14,000 में से माइनस करके जो बचती है वो मेरे पास क्या है, 6% हिस्सा, ठीक है। अब वो कहता कि द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द 5% में हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि 5% में हमने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है। तो अब जरा हम देखेंगे, हम कहेंगे कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% इज इक्वल टू, लेट उसे कर लिया x, ठीक है। फिर हमने कहा द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। अच्छा, अगर आप गौर करें स्टेटमेंट पे 6% के साथ रेस्ट लिखा हुआ है, जहां भी लफ्ज़ रेस्ट का आ रहा है इसका मतलब है वो अमाउंट बाकी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ बाकी वो कैसे है कि इसमें से -5% करने के बाद, ठीक है, 5% अमाउंट माइनस करने के बाद, अमाउंट माइनस करनी है तो अमाउंट कितनी का है x, वो मेरे पास क्या बच रही है 6%, ठीक है। वो मेरे पास अमाउंट क्या बच रही है, 6% अमाउंट बच गई। अच्छा जी, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब मेजर इशू ये है कि आपने इस क्वेश्चन को देख कंफ्यूज नहीं होना। उसने पार्ट एट द 5% और रेस्ट एट द 6% का मतलब इसमें सिर्फ ये डाला है कि जो 5% है वो इस अमाउंट का हिस्सा है और इसमें से जो रेस्ट जो बाकी बचा है वो कितना है 6%। इस अमाउंट को इस अमाउंट में से 5% निकालना है, इसी में से 6% निकाल देना है, ठीक है, जो इन्वेस्ट किया है। अब जो इस वक्त मसलन हिस्सा बना हुआ है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले I1 निकालेंगे। I1 के लिए मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। मैं यहाँ क्या करूँगा, अब I1 के लिए मैंने क्या करना है, I1 के लिए इधर मैंने क्या लिया ज़रा ये देखें। हमने इधर I1 के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, ठीक है ना। जो वो अमाउंट मैंने क्या लिया है, x लिया है 5% पे, इधर मैं x ही लिखूँगा। P आ गया, R मेरे पास क्या है 5%, T मेरे पास क्या है, T तो सिंपल बात है 1 ईयर है, इसलिए वो हम 1 ईयर ही लिखेंगे। ओहो ये क्या हो जा रहा है, 5% और T मेरे पास 1। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं मेरे पास I1 आ जाता है 0.05x, ठीक है। फिर अब हमने क्या कर लिया, इसका I2 निकाल लिया। I2 के लिए
I2 अब किस हिसाब से निकालेंगे, 6% के हिसाब से। तो 6% में मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, वो ये थी 14,000 माइनस एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, 14,000 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 8%। क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी वो टाइम 1 है तो इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। तो I2 इज इक्वल्स टू 14,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.08। अच्छा, अब आपके पास ये भी इक्वेशन आ गई, ये भी इक्वेशन आ गई। अब एक चीज़ ज़रा गौर करें कि उसने टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना दिया था, 740। ये टोटल इंटरेस्ट आपका है। मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ कि टोटल, इस आई को कहूँगा टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसमें मैं क्या करूँगा, 740 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या है 0.05x प्लस I2 की वैल्यू क्या है 14,000 माइनस x इंटू 0.08। इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब इसमें आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो x आएगा, हमने सबसे पहले देखो x लेट किसको किया था, x हमने 5% अमाउंट को लेट किया था। तो मेरे पास क्या होगा, 5% जो अमाउंट इन्वेस्ट की होगी उसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। डन डन। नेक्स्ट अब हम करते हैं 5.13 MCQs। अब आगे जो MCQs हैं वो सारे इसी तरीके के हैं, तो इसलिए ये ज़रा समझने थोड़े मुश्किल होंगे। उम्मीद है ये समझ आई होगी। अच्छा जी, 5.13 में वो कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर, कहता है एक सर्टेन हमने कोई सम ले लिया है, उसमें क्या है 15 महीनों के लिए लिया है एट 7.5% पर एनम। ठीक है, 7.5% क्या हो रहा है पर एनम, यानी टी मेरे पास कितना आ गया, मंथ्स कितने आ गए हैं। अच्छा, यहाँ भी दो तरीके का डाटा होगा। सबसे पहले एन मेरे पास कितना आया 15 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, लेकिन ये आया पर एनम। ठीक है, तो ईयरली आया है, हम इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, मंथली में, जिस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने किससे डिवाइड करा दिया है, 12 के साथ डिवाइड करवा दिया है। डन है। ओके, हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, एक्सीड, अब बढ़ रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सम के ऊपर जो हमने पहले लिया, कहता है वो सम भी वही है, फॉर 8 मंथ्स एट 12.5% पर एनम। ठीक है जी, 12.5% जो पर एनम वो कहता आ रहा है हमारे पास। डन है, बिल्कुल डन है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ उसने हमें कहा कि कितने दिए हुए हैं 8 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने मुझे दे दिया है 12.5% पर एनम। तो 12.5% पर एनम, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 के साथ। ओहो सॉरी, इधर भी मल्टीप्लाई करवाना था क्योंकि हम एनुअल से वो उसमें जा रहे हैं, छोटे यूनिट में जा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई मंथ्स के अंदर हमने एनुअली को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब एक ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई बाय 32.5। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया, ना प्रिंसिपल अमाउंट पता है ना आई पता है, ना प्रिंसिपल अमाउंट पता है ना आई पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना, उसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स के तौर पे, उसको क्या कर लिया, लेट एक्स कर लिया हमने, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है देन द सम इज, कहता फिर जो सम होगा मेरे पास वो क्या होगा। अब एक और चीज इधर आपने देखनी है, वो क्या देखनी है,
वो उधर देख ही लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस 1 क्या है? केस 1 मेरे पास ये वाला है। उसके अंदर मेरे पास क्या है? I इज इक्वल्स टू पी आर टी। डन। I इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो मेरे पास क्या है? अच्छा, I की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसको I1 कह देंगे। और प्रिंसिपल अमाउंट X, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मल्टीप्लाई बाय 12, देन मंथ्स 15। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा, फिर इक्वेशन नंबर 2 यानी इंटरेस्ट 2, केस नंबर 2, उसमें क्या आएगा? X देन 12.5% मल्टीप्लाई बाय 12, इसको मल्टीप्लाई 8 से कर दिया। ये हमारे पास 2 आ गई। अब एक और चीज़ देखनी है आपने। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, जो उसने लिखा हुआ है कि बाय 32.50 रुपीज़ 32.50। अब इसका मतलब लग गया, ये समझ ले पहले। उसने कहा बाय 32.50 रुपीज़, ठीक है। यहाँ एक ऊपर लफ्ज़ एक और यूज हो रहा है, एक्सीड का। एक्सीड, सबसे पहले उसने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो केस नंबर 1 है ना, जो केस नंबर मेरे पास 1 है, यानी जहाँ हमने केस नंबर 1 की हमें इंफॉर्मेशन दी है पर 7.5% पर एनम, कहता है 7.5% पर एनम एक्सीड हो रही है किससे? उसी सम के ऊपर। और कितने पे एक्सीड हो रही है? बाय 32.50। इसका मतलब जो मेरे पास केस बन गया कि जो I1 है वो कितनी ज़्यादा है I2 से? 32.50। सो अब क्या करना है आपने? इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। बस ये इक्वेशन दोबारा समझ लें। उसने मुझे बोला, कहता है इंटरेस्ट 1 जो है वो इंटरेस्ट 2 से इतना ज़्यादा है, इतना अमाउंट ज़्यादा है इंटरेस्ट 1 की, ठीक है। अब I1 की वैल्यूज पुट करें, I2 की वैल्यूज पुट करें, इसमें फार्मूला निकालें और आपके पास X आ जाएगा जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो कि आपकी आएगी C3120। डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। नेक्स्ट 14 वाला MCQs करते हैं। अच्छा, इसमें वो कहता है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years। वो कहता है कि जो मेरे पास N है वो मैं आपको कितना देता हूँ? T years का। देन वो हमें कहता है कि इफ अमाउंट्स 2, फिर अमाउंट 2 का लफ्ज आ गया। आपको पहले बताया कि जहां भी अमाउंट 2 का लफ्ज आ जाए दैट इज आवर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मेरे पास फिर इधर कितनी होगी? 400। अच्छा, एट द सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरे पास आर क्या आ गया? 10%। और उसने कहा है पर एनम सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 T years, ठीक है। पर एनम पे हमें सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बट व्हेन इन्वेस्टेड इट, अच्छा ये तो केस नंबर 1 हो गया ना। फिर वो कहता है व्हेन इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहता कितना? कहता जब हम 4% करते हैं पर एनम के ऊपर तो अमाउंट कितनी आ जाती है? इट अमाउंट्स टू, देन अमाउंट्स टू का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। तो फिर हमारे पास P क्या होगा? यानी ईयर्स हमारे पास फिर कितने आएंगे? केस 2 हमारे पास तैयार हैं। हमें 2 केस को देखते हुए हमने मसले की जड़ तक पहुंच जाना है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला FV इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT। डन। तो हम सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाएंगे। फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू 400 इज इक्वल्स टू P नहीं पता, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, T भी नहीं पता। Then 200 is equals to P into 1 plus rate of interest 4%, फिर again T नहीं पता। दोनों हमारे पास आ गई। आपका बिल्कुल सिंपल जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। इन दोनों को क्या करेंगे हम? क्या करवाएंगे? इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे। 1400 over 200 is equals to P into P, 1 plus 10% T, 1 plus 4% T, P से P कैंसल, 0 से 0, 2 2। आगे सिंपल कैलकुलेशन वो आपने कर लेनी है।
और आपके पास इधर हमारा टी जो भी होगा वो आ जाएगा। अच्छा इधर सिंपल एक चीज़ ही याद रखनी है, जो मेरे पास टी का आंसर आएगा ना वो मेरे पास आ रहा है 0.02। अब यहाँ क्या करना है हमने कि टी को कैलकुलेटर का इस्तेमाल कन्वर्ट कर लेना है ईयर्स में, जो कि हमारे पास आ जाएगा 50 ईयर्स। ठीक हो गया, 5.14 भी सोल्व हो गया। देन हमारा अब आ जाता है 5.15, थोड़ा और काफ़ी थोड़ा लंबा भी और ट्रिकी क्वेश्चन, तो इस पे ज़रा और नज़र षानी फरमाइए। पहले एक दफ़ा हम एक टोटल अमाउंट पढ़ लेते हैं, टोटल स्टेटमेंट सॉरी। वो कहता है सम ऑफ द ₹7700 इज़ टू बी डिवाइडेड। अच्छा अमाउंट हमारे पास जो टोटल है वो कितनी है, जो मेरे पास टोटल अमाउंट है वो कितनी है 7700। कहता है डिवाइड करानी है 3 भाइयों के अंदर, एक का है जैन, जैद और जुहैब। अब मैं क्या करूँगा, उनको नाम दे दूंगा एक्स, वाई और जी का। कहता है इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट द 5% पर एनम, कि क्या वो हमारे पास 5% के लिहाज से हमने अमाउंट डिवाइड कराई। लेकिन आफ्टर 1 ईयर फॉर जैन, जैन को कितने साल बाद, 1 साल बाद, इसको 2 साल बाद और जुहैब को 3 साल बाद, रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल। तो कहता है डिवाइड कराने के बाद ये सारे क्या हो जाए आपस में इक्वल। ठीक है, कि जो रिमेन्स बचे या रिमेनिंग पोर्शन बचे वो इसके इक्वल हो। द शेयर ऑफ द जैन इज मोर देन दैट ऑफ जुहैब। सबसे पहले तो उसने जो इक्वल का इस्तेमाल कर दिया, तो उसमें तो हम ये कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल हैं, 7700 के। फिर वो अब उसने एक और चीज़ जरा देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स दे दिया हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें क्या दे दिया है, अरे बोलो क्या दे दिया है, बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें दे दिया है 5%। डन हो गया। देन वो कहता है, अब सबसे पहले हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करते हैं जैन का यानी एक्स का। तो इधर मैं फाइंड करूंगा एक्स का, इधर मैं फाइंड करूंगा वाई का और इधर मैं फाइंड करूंगा जी का। तो इधर जो एक्स का आ गया यानी जैन का कितने सालों बाद था, जैन के लिए टी क्या था मेरे पास 1 था, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता वो एक्स ही आ जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है वो 5%। तो मेरे पास आ गया 0.05x, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये मेरे पास आ गया जैन का। ओके हो गया। देन मेरे पास अब आना चाहिए किसका आना चाहिए, अरे बता दो किसका आना चाहिए। अगला नाम कौन सा है, अगला नाम है जैद। अच्छा देन मेरे पास आना चाहिए जैद का। तो जैद के लिए मेरे पास जो था, बल्कि हम यही कर लेते हैं, ये किसका है, जैन का। और जैद के लिए अमाउंट क्या है, वाई, और टाइम कितना है 2 इयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आई थिंक ये आ जाता है 0.1 वाई। ओके हो गया। तो ये मेरे पास आ गया जी 0.1 वाई। अच्छा ये किसका आ गया मेरे पास, जैद का। ओके देन मैंने अब निकालना है जुहैब का, जुहैब जो भी नाम है जुहैब का। ओके तो आई इज इक्वल टू, के लिए टाइम कितना था 3 इयर्स का, अमाउंट थी z और 0.05, तो आई इज इक्वल टू आई थिंक 0.15 आता है। ये किसका आ गया, जुहैब का। ठीक है जी। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसने हमें एक और चीज़ की थी कि रिमेन्स इक्वल के सारे आपस में इक्वल भी तो होंगे ना। तो मैं कह सकता हूँ कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, इन तीनों को मैं क्या कर लूँ, सेम कर लूँ। तो 0.05x इज इक्वल्स टू 0.1y इज इक्वल्स टू 0.15g। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
5x ओवर 100 इज इक्वल्स टू y ओवर 10 इज इक्वल्स टू 15 ओवर 100। डन। अब इसको अगेन आगे सॉल्व करेंगे, 100 से हर किसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 10y और यहाँ आपके पास अल्लाह भला करे आ जाएगा 15z। ओके हो गया। अगेन एक दफ़ा 5 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, x ओके x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3z। यहाँ तक कोई इशू होना नहीं चाहिए, बड़े आराम आराम से समझा रहे हैं। अच्छा, अब तीनों इक्वल हैं तो x को इक्वल 2y कर देते हैं और हम इसको इक्वल इसका कर देते हैं। तो जो 2y इक्वल मैं कहता हूँ 3z के, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 3 ओवर 2z, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। देन अब थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास और कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई। अच्छा, अब इस x इज इक्वल्स टू 3z करके x इज इक्वल्स टू 3z, तो z इक्वल टू x ओवर 3 आ गया। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन आ गई हैं। सोल्व, अब हमने करना, सवाल शुरू होना है। अभी जस्ट हमने सवाल का क्राइटेरिया बनाया है कि सवाल सोल्व करना कैसे था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सवाल सोल्व करना कैसे था। वो तो हो गया, वो तो हमें पता चल गया। अब आगे सवाल सोल्व को करना शुरू करते हैं। x जमा वाई जमा 3z किसके इक्वल, x जमा वाई जमा z किसके इक्वल था, 7700 के। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। उसने क्या पूछा था, उसने कहा था द शेयर ऑफ द जैन इज मोर देन दैट ऑफ द ज़ुएब। कह रहा था कि द शेयर ऑफ द जैन वो क्या है, ज़ुएब से ज़्यादा हैं। सबसे पहले मुझे किसके शेयर निकालने पड़ेंगे, सिंपल बात है, जैन के शेयर निकालने पड़ेंगे। y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्या है y की वैल्यू। अगर मैं इधर y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में देखूं वो तो ये है, लेकिन मैंने जैन के शेयर निकालने हैं। जैन को हमने किससे डिनोट कराया हुआ है, x से, तो इधर मैंने x की टर्म ही पुट करनी है। तो मैं 1 से क्या x की टर्म पुट नहीं कर सकता। ये जो लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y लिखा हुआ है ना, इससे हम क्या करेंगे, तो y की जगह आ जाएगा x ओवर 2 और z की जगह आ जाएगा x ओवर 3। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4200। डन है। तो 4200 जब मेरे पास आ जाता है तो अब वो हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो शेयर ऑफ द जैन इज मोर देन दैट ऑफ द ज़ुएब। ये तो जैन के शेयर आगे के, जैन के शेयर इतने थे, ज़ुएब के शेयर कितने हैं वो भी देख लेते हैं। ज़ुएब की क्या वैल्यू आई है, z इज इक्वल्स टू x ओवर 3, z इज इक्वल्स टू x ओवर 3। z से ज़ुएब से डिनोट कराया था ना कि 4200 को डिवाइड जब 3 पे कराएंगे तो ज़ुएब की अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1400 मेरे पास किसकी अमाउंट आ गई, ज़ुएब की। तो जैन शेयर इज मोर देन दैट ऑफ ज़ुएब। ठीक है जी। अब आपका आंसर इधर क्या होगा, 28 है। अब ये भी देखने कैसे आया है। अच्छा, ये तो जैन के शेयर हो गए, ये ज़ुएब के शेयर हो गए। अब इन दोनों को माइनस करके देखना है बचते कितने हैं। ठीक है, तो 4200 माइनस 1400 जो कि आ गया 2800। ठीक है, इस जैन के शेयर में से हमने माइनस कर दिए ज़ुएब के शेयर, तो हमारे पास जो अमाउंट बची वो कितनी बची। उसने कहा था बाय कि कितने ज़्यादा होंगे, तो 2800 शेयर ज़्यादा थे जैन के, किससे, ज़ुएब से। स्टेटमेंट बस गौर से पढ़नी है, सवाल मुश्किल नहीं है।